आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं बल्कि खुद पर पूरा यकीन था। तब वनीता ने अपनी हैरानी काबू करते हुए ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, लैला की कामयाबी से जरा सी भी जलन नहीं हो रही थी। इस वजह से वनीता एक पल के लिए खामोश रही, जिसके बाद उसने कहा, वो अपनी असली ताकत शायद इसलिए कभी तुम्हारे सामने नहीं लाती है क्योंकि उसे डर है कि उसका अपनी शक्तियां दिखाना कहीं तुम्हारे लिए किसी मुश्किल को न्योता ना दे दे। वो सबसे पहले तुम्हारी बेहतरी चाहती है ध्रुवांश। ध्रुवांश ने अपना सर हिलाते हुए अपनी नजर थोड़ी दूर की, जहां उसे एक रोशनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तब उस रोशनी की तरफ देखकर ध्रुवांश ने भरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वो कितनी काबिल है। ऐसे में आगे जाकर जरूर कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शख्स मेरे और उसके बीच आ जाएगा, मगर चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं हार तो नहीं मानने वाला। मैंने उसे वादा किया है कि एक दिन मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर दिखाऊंगा, तब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा लैला को अपना बनाने से। यह सुनकर वनीता थोड़ा हैरान हुई और वो देखती गई कि कैसे ध्रुवांश की आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं बल्कि खुद पर पूरा यकीन था। तब वनीता ने अपनी हैरानी काबू करते हुए ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, भविष्य की बातें भविष्य में करना, भूलो मत कि तुम्हें जीना आज में है और आज सबसे पहले तुम्हें अबरार को हराना होगा, जिसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसकी बात पर ध्रुवांश ने भी हामी भरते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, उसे हराना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे हराना भी उसके लिए अब बेहद मुश्किल है। खैर चलो अब यहाँ से चलते हैं, मेरी शक्तियाँ पहले से बेहतर हो गई हैं, इसलिए अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो दोनों खुफिया आंगन के पास से उड़ते हुए घने जंगल के बाहर निकलने लगे, मगर जाने से पहले ध्रुवांश ने वापस उग चुके पेड़ों की शक्तियां अपने हाथों की सील बदलकर पूरी तरह अपने अंदर कर ली, जिसके बाद उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जल्द हम फिर आमने सामने होंगे अबरार, और इस बार मैं आखिरी दम तक तुमसे लड़ूंगा। अब या तो मैं नहीं रहूंगा या फिर तू नहीं रहेगा। खुफिया आंगन की उत्तर पश्चिमी दिशा में इस वक्त हंगामा मचा था, क्योंकि वहां बहुत से गुट इकट्ठा थे। वैसे तो इस महाद्वीप में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन यहाँ आमतौर पर कोई किसी से लड़ता नहीं था। ये योद्धाओं के बीच का अनौपचारिक नियम माना जाता था। उस जगह पर अलग अलग पहाड़ियां थी जहां अलग अलग गुट आपस में बात कर रहे थे। इस बीच एक पहाड़ी पर तकरीबन 10 लोग खड़े थे, जिसमें से एक थी एक बड़ी खूबसूरत लड़की। वो चुपचाप बैठकर आसपास की नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लैला थी, जो कुछ ही दिनों में शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता की सबसे मशहूर योद्धा बन गई थी। इतने में पास ही बैठे शिखर ने लैला के पास आकर उसे अकादमी तख्ती दिखाते हुए कहा, लैला, अबरार का गुट हमारे करीब आता जा रहा है। अब उसके और हमारे बीच का फासला 10,000 से मिटकर महज 2,000 रह गया है। जब से लैला के गुट ने अबरार को रैंकिंग्स में पीछे किया था, तब से अबरार के अंक हासिल करने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई थी। भले ही लैला की अगुवाई में ये गुट लगातार अंक हासिल करता जा रहा था, मगर अबरार की रफ्तार के सामने लैला के गुट की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। इस बीच शिखर और लुहार भी महारथी अनंतवीर बन गए थे। रही बात सुमेधा और रूहान की, तो वो दोनों अब शुरुआती अनंतवीर बन गए थे। लैला ने भी अकादमी तख्ती पर लिखे अंकों को देखा, जिसके बाद उसने भी कहा, हमारे बीच का फासला घटता जा रहा है, चलो चलते हैं। हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना अबरार और उसके साथियों को मौका दे देगा हमसे आगे निकलने का। उसकी बात सुनकर वो सभी तुरंत खड़े हो गए और अपनी अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालते हुए वो वहां से रवाना होने के लिए तैयार हुए। मगर जैसे ही वो वहां से जाने वाले थे, अचानक दो परछाइयां बेहद तेज रफ्तार में उन दोनों की तरफ आती दिखीं। इन परछाइयों को देखकर लैला ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की ही थी कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। उस जगह पर जितने भी योद्धा मौजूद थे, वो लैला के चेहरे पर अचानक आई खुशी देखकर ये समझ गए कि वो इतनी ज्यादा खुश किसे देखकर हो सकती थी। फिर सभी की नजरों के सामने वो दोनों परछाइयां लैला के सामने आकर रुकी, जो असल में ध्रुवांश और वनीता थे। ध्रुवांश मुस्कुराते हुए लैला को देखता जा रहा था और तब उसने इसी मुस्कुराहट के साथ कहा, लैला मैडम, तुमने तो कमाल ही कर दिया, फिदातों की धोती को फाड़कर रुमाल ही कर दिया। इस पर लैला ने हल्की मुस्कान के साथ ध्रुवांश को जवाब दिया, मैं भी तो इस गुट का एक अहम हिस्सा हूँ, इसलिए इस गुट को आगे बढ़ाना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे अब जो कि हमारे गुट के लीडर साहब खुद यहाँ आ गए हैं, तो अब मैं इस जिम्मेदारी को उन्हें ही सौंप देती हूँ। ये कहते हुए लैला ने अकादमी तख्ती ध्रुवांश को पकड़ा दी, जिसे ध्रुवांश ने गौर से देखना शुरू किया। तब उसे भी दिखा कि अबरार और उसके गुट वाले अंकों के मामले में कितने करीब आ गए थे। ये देखते ही ध्रुवांश की आंखों में चमक दिखने लगी और उसने लैला की तरफ देख कर कहा, चलो चलते हैं, तुम लोगों ने हमारे गुट को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं यूं ही ये पहला रैंक किसी और को हासिल करने नहीं दूंगा। ध्रुवांश ने इतना कहा ही था कि अचानक उसके हाथों में रखी अकादमी तख्ती कांपने लगी। इतना ही नहीं, उसमें से काफी सारी रोशनी भी निकलने लगी थी, बल्कि उस इलाके में मौजूद सभी लीडर्स ने
अपनी अपनी तख्तियों को चमकते हुए देखा। इस अचानक हुई हलचल से काफी सारे लोग हैरान रह गए थे। फिर सभी ने देखा कि रैंकिंग का दूसरा नाम यानी अबरार और उसका गुट 1.5 लाख से सीधे 2 लाख अंकों तक पहुंच गया। इसी के साथ वो एक बार फिर टॉप 8 का पहला रैंक वाला गुट बन गया था। वही लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर एक झटके में कैसे अबरार के गुट के अंक 50,000 अंकों से बढ़ गए थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि टॉप 8 के किसी भी गुट में कोई हलचल नहीं हुई थी। इसका मतलब अबरार के हासिल किए गए अंक इन गुटों में से तो किसी के नहीं थे। तो फिर आखिर अबरार ने इतने सारे अंक एक साथ हासिल कैसे किए? इस बात ने उस इलाके में खलबली मचा दी थी और हर किसी की नजर घूमते हुए ध्रुवांश पर पड़ी। बाकियों की हैरानी से अलग ध्रुवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो अपना सिर हिलाने लगा। तभी अचानक उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर ना सिर्फ उसके बल्कि लैला और वनीता के चेहरे पर भी बेइंतहा हैरानी नजर आने लगी। वो देख रहे थे कि अबरार का नाम तख्ती पर अचानक जलने लगा। नाम के इस तरह जलने का मतलब साफ था कि अबरार और उसके गुट ने अपनी अकादमी तख्ती जला दी थी। इसी के साथ शुरू हुआ था इस प्रतियोगिता का आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव। तो क्या होगा इस आखिरी पड़ाव में जब टकराएंगे ध्रुवांश और अबरार? क्या इस बार अबरार को हरा पाएगा ध्रुवांश? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। उस इलाके में मौजूद हर योद्धा हैरान था, क्योंकि अबरार ने अपनी अकादमी तख्ती जला दी थी। उसकी इस हरकत से चारों तरफ हंगामा मच गया और हर गुट का योद्धा अपने हाथ में रखी अकादमी तख्ती को ही देखता रहा। नियमों के हिसाब से अगर शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता के टॉप 16 में से आधे यानी कि टॉप 8 गुट अपनी अपनी अकादमी तख्तियां जला देते, तब शुरुआत हो जाती प्रतियोगिता के आखिरी पड़ाव की। ऐसे में वो टॉप 8 गुट अगले पड़ाव पर जाते और बाकी के गुट प्रतियोगिता से बाहर हो जाते। इतना ही नहीं, तख्ती जलाने का मतलब था कि कोई गुट उसके बाद अंक हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए अबरार ने एक कदम उठाया था। इसका मतलब साफ था कि उसे पूरा यकीन था कि अब उसे पहले रैंक से कोई अलग नहीं कर पाता। वैसे तो लोगों को पता नहीं था कि अबरार ने आखिर इतनी जल्द 50,000 अंक हासिल कैसे किए, लेकिन इतना तो साफ था कि इतने अंक शायद उसे पहले रैंक पर बरकरार रखने के लिए काफी नहीं होते। इस ख्याल के साथ ही शिखर और बाकियों ने चेहरों पर अजीब सी हैरानी के साथ पूछा, आखिर ये अबरार करना क्या चाहता है? इस पर ध्रुवांश एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक शुरुआत थी। टॉप 8 के बाकी लोग भी अब अपनी अपनी अकादमी तख्तियां जलाने वाले हैं। ये सुनते वक्त लैला और वनीता की नजर अकादमी तख्ती पर पड़ी, जिसमें तकरीबन 10 मिनट बाद एक और नाम जलने लगा। फिर तो जैसे तख्तियां जलने का सिलसिला शुरू हो गया और अबरार के नाम के बाद अब अबान, लिंशा और फिदातों के नाम भी जलने लगे। इस हलचल से एक बार फिर चारों तरफ शोर मचने लगा और लोगों ने हड़बड़ी में एक दूसरे से कहा, अब जो कि 4 अकादमी तख्तियां जल चुकी हैं, इसका मतलब सिर्फ 4 तख्तियां जलने के लिए बाकी हैं। अगर उन चारों ने भी अपनी तख्तियां जला दी, तब तो प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव शुरू हो जाएगा और हम सब बाहर हो जाएंगे। इस बीच ध्रुवांश और उसके साथी तो हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जब टॉप 16 में कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो फिर अबरार और उसके साथियों ने कैसे 50,000 अंक एक साथ हासिल कर लिए थे। इस बारे में सोचकर वो लोग थोड़ा परेशान दिखे। तभी अचानक सभी को हैरान करते हुए 2 और तख्तियां जलने लगी। हैरान करने वाली बात यह थी कि वो तख्तियां टॉप 8 में नहीं बल्कि टॉप 16 में से थी, यानी 16वें और 14वें रैंक के गुटों ने अपनी तख्तियां जला दी थी। ये देखकर ध्रुवांश ने कुछ समझते हुए कहा, इन दोनों गुटों की तख्तियां जलने के पीछे जरूर अबरार की कोई चाल है, बल्कि सिर्फ इन दोनों की नहीं, बाकियों की तख्तियां जलने के पीछे भी उसकी ही कोई साजिश है, वरना इतनी सारी तख्तियां एक साथ क्यों जलने लगेंगी? तभी अचानक उसे कुछ समझ आने लगा, जिसके चलते उसने हड़बड़ा कर कहा, बाप रे बाप, इसने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक साजिश रची है हमारे खिलाफ। टॉप 8 की 4 तख्तियां जल चुकी हैं और अब सिर्फ 2 तख्तियों की जगह बची हैं। इसका मतलब अगर हमें 50,000 अंक हासिल करने हैं, तो ऐसा करने के लिए टॉप 8 के किसी गुट को ही चुनना होगा। पर उसमें से अबरार, अबान, लिंशा और फिदातो तो पहले ही अपनी तख्तियां जला चुके हैं, इसलिए ना तो वो अंक हासिल कर पाएंगे और ना ही उनके अंक कोई उनसे छीन पाएगा। ऐसे में टॉप 8 में तो सिर्फ वनीता, आदेश और बुम्बा के गुट बाकी रह गए हैं, मगर मैं अपने दोस्तों से तो कभी उनके अंक नहीं छीनूंगा। ये सुनते वक्त आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। उन्हें भी समझ आ गया था कि अबरार की चाल कितनी ज्यादा खूंखार थी। वो ध्रुवांश को अपने दोस्तों के खिलाफ करना चाहता था। तब शिखर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे शातिर इरादे हैं इस कमबख्त के, अब हम लोग क्या करें? इस दौरान लैला भी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसती जा रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो आंखों में हल्की फिक्र के साथ ध्रुवांश की तरफ देखने लगी। इस बीच ध्रुवांश तो अभी भी अकादमी तख्ती को ही देखता जा रहा था। तब वनीता ने भी एक नजर ध्रुवांश और लैला की तरफ देखा और थोड़ा झिझकने के बाद कहा, ऐसा करो,
तुम लोग हमारे अंक ले लो। अगर तुम हमसे आधे अंक ले भी लेते हो तो भी हमारे पास इतने अंक तो बच ही जाएंगे कि हम टॉप 8 में बरकरार रहें। वैसे भी अब तो तख्तियां जलने के बाद तो इन अंकों का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कहते हुए वनीता ने अपनी अकादमी तख्ती सामने की तरफ की ताकि ध्रुवांश उसे हासिल कर सके। वहीं उसकी बात सुनते ही शिखर और बाकी लोग हैरानी भरी नजर के साथ वनीता को देखते गए। हर कोई उससे अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वनीता आधे अंक ध्रुवांश के गुट को दे देगी। इस बीच वहां कुछ पलों की खामोशी छाई रही, क्योंकि कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब लैला ने भी ध्रुवांश की तरफ हैरानी के साथ देखा और ध्रुवांश का तो मुंह ही हैरानी में खुल गया था। इतने में हर किसी की खामोशी और हैरानी देखकर वनीता ने हल्की फिक्र के साथ आगे कहा, देखो ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द फैसला लेना ही हम सभी के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है कि इस तरह अंक हासिल करना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मुझे मेरे जानी दुश्मन के खिलाफ अंकों की जरूरत होती तो शायद तुम लोग भी ऐसा करने में झिझकते नहीं। दोस्त माना है ना, तो अब दोस्ती निभाने का मौका भी तो दो। उसकी बातों से ध्रुवांश के चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वनीता, मगर मैं तुमसे ये अंक नहीं ले सकता। यहाँ बात मेरे अभिमान की नहीं है, बल्कि अभी अंक हासिल करने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से मैं समझ गया हूँ कि अबरार ने अपने अंक कहाँ से हासिल किए हैं। इस पर लैला और बाकियों की नजर भी ध्रुवांश पर ही टिकी रही। वनीता पहले तो ध्रुवांश से थोड़ा नाराज हुई कि वो उसकी मदद लेने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि ध्रुवांश को अबरार के अंकों का रहस्य पता चल गया तो वो भी दिलचस्पी के साथ ध्रुवांश की बात का इंतजार करने लगी। तब हर किसी के चेहरे पर झलकती बेचैनी देखकर ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, अबरार और उसके साथियों ने जरूर लोगों के लालच और अपनी ताकत का फायदा उठाया, उन्हें डरा धमकाकर उनसे अंक छीनने के लिए। इन लोगों में टॉप 16 के आखिरी 2 गुट भी शामिल हैं। इसका मतलब अबरार ने झांसा देकर बहुत से गुटों को एक जगह पर इकट्ठा किया। ऐसा करने के बाद उसने उन्हें बेहद बुरी तरह जख्मी कर दिया और फिर धमकाते हुए उनसे उनके अंक हासिल कर लिए। अभी तक उसके पास ये तरकीब थी, पर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो शायद बहुत वक्त से ऐसे इलाकों का पता लगाता जा रहा था जिसके आसपास बहुत से शक्तिशाली गुट मौजूद थे। देखा जाए तो अबरार का अपनाया तरीका बहुत ज्यादा गलत था। आखिर वो धमकाकर इतने सारे गुटों के अंक उनसे छीन जो रहा था, लेकिन इस प्रतियोगिता में तो सब जायज था। इस पर वनीता ने ध्रुवांश से पूछा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? वहीं उसके सवाल पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं अबरार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके पास हमेशा एक षड्यंत्र होता है। जब मामूली तरीकों से उसकी दाल नहीं गलती, चेतना पथ में उसने मेरे खिलाफ भी ऐसी ही साजिश रची थी। इसलिए मैं जानता था कि जरूरत पड़ने पर वो ऐसा ही कोई बेरहम कदम उठाएगा। ये कहते वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर शिखर ने तो मजबूरी भरी आवाज में कहा, उसने चाहे कितने भी बेरहम कदम क्यों ना उठाए हो ध्रुवांश, हम इस मुश्किल से बाहर कैसे निकले? इस सवाल को सुनकर भी ध्रुवांश के चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई और तब लैला ने कुछ समझते हुए कहा, ध्रुवांश, तुमने उसके ऐसे किसी षड्यंत्र की तैयारी पहले से कर रखी थी, है ना? और लैला का सवाल सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। फिर उसने तुरंत अपना हाथ लहराकर चेतना शक्तियों की एक लहर आसमान की तरफ भेज दी। वो लहर बड़ी चमकदार थी और काफी दूर दूर तक देखी जा सकती थी। ऐसा करते हुए उसने मुस्कुराहट बरकरार रखी और कहा, लैला मेरी जान, जितनी अच्छी तरह तुम मुझे समझती हो उतना तो शायद मुझे मेरे घर वाले भी ना समझ पाए। इस बीच हर कोई हैरत भरी निगाहों के साथ देखता जा रहा था कि ध्रुवांश ने कैसे आसमान में शक्तियों की लहर भेज दी थी। कोई इसके पीछे का मकसद समझ ही नहीं पा रहा था और लोगों की यह हैरानी तकरीबन 10 मिनट के लिए बरकरार रही। 10 मिनट बाद अचानक से वहां की खामोशी टूट गई और बहुत सी रोशनियां सीधे ध्रुवांश के पास जाने लगी। ये रोशनियां काफी दूर से आ रही थी और आखिर में ध्रुवांश के पास आकर रुक गईं। तब जाकर लोगों ने देखा कि इन रोशनियों में बहुत सारे गुट मौजूद थे, जिनके योद्धाओं की तादाद सैकड़ों से ज्यादा थी। फिर हर किसी ने हैरानी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखना शुरू कर दिया। जो लोग वहां आए थे, इन लोगों में सूनी चेतना अकादमी का लांपा था, जिसे कुछ वक्त पहले ध्रुवांश ने बचाया था। लांपा ने मुस्कुराते हुए ध्रुवांश से कहा, ध्रुवांश, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी गई आखिर। अच्छा है, कम से कम हमें एहसान चुकाने का मौका तो मिला। यहाँ मेरे साथ जितने भी गुट मौजूद हैं उन्हें तुमने ही बचाया था, इसलिए हम सब उस मदद के बदले अपने बचे कुछ अंक तुम्हें देने को तैयार हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह बदल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ध्रुवांश के पास ऐसा कोई तरीका भी था जो उसने अबरार के षड्यंत्र के खिलाफ तैयार कर रखा था। सिर्फ बाकी लोग ही नहीं थे जो लांपा और उसके साथ मौजूद दर्जनों गुटों के बहाने से हैरान थे, बल्कि खुद शिखर, लुहार, वनीता और लैला भी दंग रह गए थे। तब हर किसी की हैरानी देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि अबरार कोई ना कोई चाल चलने वाला है। इसने मैंने लांपा और बाकी दोस्तों को बता दिया था कि शायद आगे जाकर मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तब ये लोग खुशी खुशी मुझे अपने अंक पकड़ाने के लिए राजी हो गए थे।
वो अलग बात है कि अगर अबरार ऐसी साजिश नहीं रचता तो मैं इन लोगों से इनके अंक मांगता भी नहीं। तब लैला ने चेहरे पर हल्की फिक्र के साथ ध्रुवांश से कहा, चलो मान भी ले कि ये सभी तुम्हें अपने अंक देने को तैयार हैं, लेकिन ये तुम्हें अपने सारे अंक तो नहीं दे सकते ना। और उसकी बात पर ध्रुवांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने अपना हाथ लहराते हुए कहा, मैं जानता हूं, इसलिए तो मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया था। लांपा, हमारे बाकी साथी आए क्या? इस पर लांपा ने अपना सिर हिलाया और जोर की सीटी बजाई। इस सीटी को सुनकर कुछ ही पलों में सैकड़ों गुट लांपा के साथ आ गए, जिनकी वजह से वहां मौजूद लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई। तब लांपा ने मुस्कुराते हुए कहा, नियमों के हिसाब से किसी एक को पूरे अंक नहीं दिए जा सकते, लेकिन अगर वो अंक बहुत से लोगों में बांट दिए जाएं, तब कुल मिलाकर आधे से ज्यादा अंक तो सामने वाला हासिल कर ही सकता है। ऊपर से ध्रुवांश ने हमें शक्ति तरल की बूंदे देने का भी वादा किया है। ये अंक तो प्रतियोगिता खत्म होते ही बेकार हो जाएंगे, मगर हमारे लिए वो तरल तो बाद में भी फायदेमंद रहेगा। तब शिखर ने चेहरे पर हैरानी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास शक्ति तरल है, लेकिन तुम इतनी ज्यादा तादाद में वो तरल कैसे इकट्ठा कर पाओगे? इतने में वनीता ने कुछ समझते हुए ध्रुवांश की तरफ देख कर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शक्ति तरल प्याले का इस्तेमाल करना अच्छी तरह सीख चुके हो? ये सुनकर ध्रुवांश मुस्कुराता गया, जिसके बाद उसने अपना हाथ लहराकर ढेर सारी बूंदें बाहर निकाल ली। इन सभी बूंदों में बेइंतहा शक्तियां मौजूद थीं, जिसे देखकर वनीता ने कहा, सच में तुमने तो अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। इसके बदले मैंने तो मुफ्त में तुम्हारी मदद करने की गलती कर दी। इन बूंदों को देखकर लांपा और बाकी लीडर्स ने अपनी अकादमी तख्तियां खाली करनी शुरू की, जिनके अंक और बहुत सी तख्तियों में जाने लगे। फिर इन अंकों के आधे हिस्से ध्रुवांश के पास जाते गए। देखते ही देखते ध्रुवांश की अकादमी तख्ती में अंकों की तादाद बढ़ती चली गई। 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 2,60,000। आखिर में अंकों के बढ़ने की रफ्तार आखिरकार धीमी हो गई, मगर इस वक्त हर किसी के तोते उड़ चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवांश के गुट के अंक अब 1 लाख से बढ़ चुके थे। फिर अगले ही पल सभी की अकादमी तख्तियां चमकने लगी और उन्होंने देखा कि ध्रुवांश का गुट अबरार को वापस नीचे धकेलते हुए पहले रैंक पर आ गया। ये नतीजा देखकर ध्रुवांश मुस्कुराता गया, जिसके बाद उसने लांपा और बाकी सभी का शुक्रिया अदा किया। फिर लांपा और बाकी लोग भी शक्ति तरल की बूंदें हासिल कर वहां से जाने लगे। इतने में ध्रुवांश ने शिखर की तरफ देखा और उत्तरी कायनात अकादमी के दोनों गुटों से कहा, दोस्तों, इस शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव अब शुरू होने वाला है। इस पड़ाव में अब तक का सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है, और मेरे ख्याल से हम सभी चाहते हैं कि हमारी अकादमी का नाम इस बार हम रोशन कर दें। इसलिए प्लीज मेरी एक गुजारिश है, शिखर, लोहार और सुमेधा, तुम लोग मेरे और लैला के गुट में शामिल हो जाओ। इस वजह से हिसार और बाकियों को भी आराम मिल जाएगा और आने वाले खतरे से वो थोड़ा दूर भी रहेंगे। ऐसा कहते वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की परेशानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी योद्धा उसकी बात को कैसे लेते, मगर हिसार, झांगा, मुफरांत और रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी जानते हैं ध्रुवांश कि आखिरी पड़ाव में मतलबी होना हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगा, और हम भी चाहते हैं कि हमारी अकादमी ये प्रतियोगिता जीते। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, मगर एक बात का ध्यान रखना, वो अबरार किसी भी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर ध्रुवांश भी मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने अपनी अकादमी तख्ती ऊपर उठाकर वनीता से कहा, वनीता, क्या तुम तैयार हो? इतने में वनीता ने भी अपनी अकादमी तख्ती ऊपर की और मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम इतने बदकिस्मत रहे कि आखिरी मुकाबला हम दोनों का ही फंसा, तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे गुट को यह प्रतियोगिता जीतने नहीं दी। हमारा साथ यहीं खत्म होता है ध्रुवांश। उसकी बात पर ध्रुवांश भी हंसने लगा, जिसके बाद दोनों ने ही अपनी अपनी तख्तियों में शक्तियां भरते हुए उन्हें जलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन दोनों की अकादमी तख्तियां जलने लगी, तो उसके तुरंत बाद वहां मौजूद हर गुट की तख्तियां जलने लगी। इसी के साथ शुरू हो गया था अकादमी प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव। तो क्या होगा जब आखिरी पड़ाव में अबरार और उसके साथियों से टकराएंगे ध्रुवांश और उसके दोस्त? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा।